नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं और ये वाला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लाइफ के अंदर एक चेंज और एक नॉलेज के हिसाब से भी एक चेंज आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको पता होगा कि एनआई एक्ट के मुद्दे आजकल हमारे मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। चेक बाउंसिंग के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और मार्केट के अंदर और लोगों के मन में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है। और जैसे इस केस के अंदर भी एक प्रॉब्लम की वजह से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूरे का पूरा केस यहां पे डिसमिस कर दिया गया है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा। ये जो मैं केस की बात कर रहा हूं ये अपना केरला हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था एंड केरला हाईकोर्ट ने यहां पे पूरे के पूरे मामले को डिसमिस कर दिया गया है। 2024 का ही मुद्दा है। आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरे को अगर कोई उधारी अपनी चुकानी होती है या अगर मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, अगर मेरे को अपनी लाइबिलिटी को चुकानी होती है तो मैं पेमेंट करूंगा। अब पेमेंट अगर मैं कैश में करूंगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मेरे को पेमेंट चेक के अंदर करनी है तो जब चेक मैं काट कर आपको दूंगा, यानी कि मुझे जो है पैसे आप लोगों को देने हैं, क्योंकि मैंने आपसे कभी ना कभी पैसे उधार पे लिए होंगे तो मैं आपको बदले में उसके बदले में आपको मैं चेक दूंगा, ये लो भैया चेक ले लो और मेरी उधारी आपसे खत्म हुई। तो अब चेक का आप क्या करोगे? आप जाओगे बैंक में, ठीक है, उस चेक को कैश कराने के लिए या अपने पैसे जो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है, आप लोग गए बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर चेक जमा करने के बाद में अब बैंक की जिम्मेदारी होगी कि बैंक पूरे के पूरे चेक को जो है चेक करेगा कि हां एक्चुअल में आयुष के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। अगर आयुष के पैसे अकाउंट में पैसे होंगे तो पैसे मेरे अकाउंट से कट के आपके अकाउंट में चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, कोई मामला यहां पे कोई डिस्प्यूट यहां पे अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हुए फिर भी मैंने आपको चेक इशू कर दिया है, देन जो बैंक है वो आपको क्या बोलेगा? सॉरी जेंटलमैन या सॉरी लेडी, जो चेक आपने हमारे को दिया है वो डिसऑनर होता है, वो डिसऑनर होता है, यानी कि उसको हम ऑनर नहीं कर सकते हैं। क्यों? आयुष सर के अकाउंट में पैसे अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए महिला अब आपकी जिम्मेदारी है, जेंटलमैन अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है। अब ऐसे केस में आप लोग क्या करते हो? आप लोगों के पास यहां पे कानून के अंदर क्या बताया हुआ है? अंडर सेक्शन नंबर 138 के अंदर मैं थोड़ी सी एक प्रक्रिया आपको दिमाग में क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है। डिसऑनर का मतलब उसको चेक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे इसलिए डिसऑनर हो गया है। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आप क्या करोगे? आप जो है अब जिस दिन डिसऑनर हुआ है उसके नेक्स्ट डे से आप मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर क्या भेजोगे? लीगल नोटिस भेजोगे। आप मुझे 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजोगे। अब लीगल नोटिस जब मेरे पास आ जाएगा, अब मैं चेक करूंगा, हाँ यार एक जेंटलमैन ने जो जिसको मेरे को अपनी उधारी चुकानी थी या जिसको मैंने चेक इशू करा था यार उसने मेरे को लीगल नोटिस भेज दिया है और चेक जो है डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो अब जब मेरे पे लीगल नोटिस आ जाएगा, अब मेरे को ये नोटिस पढ़ने के बाद अपना टाइम भी तो मिलेगा ना कि मैं सोचूं समझूं कि मेरे को आगे चल के क्या करना है। मैं आप लोगों को नया चेक इशू करूं या मैं आप लोगों को कैश में पेमेंट करूं या मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी मोहलत मांग लूं कि भैया प्लीज मेरे को थोड़ा टाइम और दे दीजिए पेमेंट करने के लिए। ये सारा का सारा अपनी प्रोसेस चलेगा। तो यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या भेजना है? लीगल नोटिस भेजना है, ठीक है। ये आपने भेज दिया। अब यहां पे 15 दिन का समय मुझे मिलेगा। 15 दिन का समय मुझे मिलेगा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नया चेक इशू करूं, कैश में पेमेंट करूं या आपके लीगल नोटिस को कचरे में फाड़ के कचरे में फेंक देता हूं कि देखा जाएगा जो होगा देख लेंगे, ठीक है, कुछ भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये 15 दिन के समय के अंदर अंदर अगर मैं आपको नया चेक इशू कर देता हूं बस वहीं पे मामला, फिर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। या फिर मैं आपको कैश में पेमेंट दे देता हूं तब भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं थोड़ी सी आपसे मोहलत मांग लेता हूं तब भी मान लेते हैं चलो कोई भी अपना डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 15 दिन तक आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करता हूं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करता हूं, अगर लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई फाइल नहीं करता हूं, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो होगा देखा जाएगा, यानी कि मैं आपको पैसे देने वाला नहीं हूं। तो यानी कि ये 15 दिन खत्म हो जाने के बाद अब आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि आयुष सर हमारे को पैसे देने वाले नहीं है। अब कानून क्या कहता है इसके बाद? अब यहां पे सेक्शन नंबर 138 क्या कहता है? ये सारी बातें हालांकि 138 के अंदर ही बता रखी हैं। ये सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, कानून जो है खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे अब आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करोगे? मेरे ऊपर क्या करोगे? कंप्लेंट फाइल करोगे, ठीक है। अब आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में जाओगे और मेरे खिलाफ सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करोगे। और कहां पे कंप्लेंट फाइल करोगे? भैया भतेरी कोर्ट है, बहुत सारी कोर्ट है हमारी, कहां पे फाइल करोगे? इसका जवाब भी हमारे को चैप्टर नंबर 17 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बताया हुआ है। कहां पे? अपने जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो उस बैंक के आसपास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी, या उनके आसपास एमएम की कोर्ट होगी। आप वहां पे जाओ और वहां पे अपने वकील साहब से कंप्लेंट ड्राफ्ट करा के 138 की और मेरे खिलाफ फाइल कर दो। लेकिन याद रखना ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है।
15 दिन एक्सपायर हो जाने चाहिए। यानी कि जिस दिन 16th डे आएगा, 16th डे जिस दिन चालू होगा, उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इतना एग्जांपल समझ में आ गया? या फिर या तो अपने बैंक के जुरिडिक्शन में जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी या एमएम की कोर्ट होगी, वहां पे केस फाइल कर दो। अगर आपको वहां पे नहीं करना तो मेरा जहां पे बैंक अकाउंट था, जहां पे मैं अपना अकाउंट मैनेज करता हूं, तो मेरे बैंक के जुरिडिक्शन में जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट या एमएम की कोर्ट होगी, वहां पे आप केस फाइल कर दोगे। ठीक है, अब तो आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। अब यहां पे जज साहब के सामने जो भी अपना फैक्ट्स प्रूव करोगे, आपके द्वारा जो भी फैक्ट्स प्रूव करे जाएंगे कि जज साहब आयुष सर को ना उधारी चुकानी थी अपनी, और मैं उनसे लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट उधारी चुकाने के लिए उन्होंने मुझे चेक इशू करा था। तो यह बात आपको प्रूव करना जरूरी होता है। हालांकि अब इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरे को अगर अपराधी मानते हैं और ये प्रूव कर देते हो आप कि हां आयुष सर ने जानबूझ के जो है पैसे नहीं चुका रहे हैं और डिसऑनर वाला चेक दिया या XYZ कुछ भी, आयुष सर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे 2 साल की सजा मेरे ऊपर हो सकती है, या फिर जो चेक का अमाउंट है वो ट्वाइस करके फाइन के रूप में मेरे ऊपर लगाया जा सकता है, या दोनों। ये जनरल बात है। ठीक है, ये मेरे ऊपर सजा आप जो है लगवा सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसको समझाने में समझने में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन ये सिंपल सा ये काम होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैंने भी एक वर्ड बोला था कि यहां पे आपकी जिम्मेदारी होगी कोर्ट के अंदर प्रूव करना कि मेरे को उधारी अपनी चुकानी है। ठीक है, अब ये जो बात है, अब मैं इस चीजों को रब कर देता हूं। आई होप आपने ये चीजें समझ ली होंगी। अब मुद्दे की बात मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे उधारी हो सकती है डेब्ट, या कोई लाइबिलिटी हो सकती है जो मुझे चुकानी होगी। इसी वजह से तो मैंने चेक दिया है। अब ऐसे ही बिना वजह मैंने चेक दे दिया तो ना तो वो डेब्ट है ना तो वो लाइबिलिटी है, तो इसलिए 138 का मुद्दा तो बनता नहीं है। याद रखना मेरी बात को, 138 का मुद्दा जब ही बनेगा जब कोई उधारी चुकाने के लिए चेक दिया गया हो, कोई लाइबिलिटी चुकाने के लिए चेक दिया गया हो। यह बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। और ये जो उधारी है और ये जो लाइबिलिटी है, ये लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। ये लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। ये जो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ था, अगर मैं 2024 के केस की बात मैं ये कर रहा हूं, जो अपना आपके पीछे जजमेंट खुला हुआ दिख भी रहा है, अभी मैं शो भी करूंगा, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा मामला ही था, जैसे अभी हमने एग्जांपल में समझा कि मेरे को अपनी उधारी चुकानी है और आपको पैसे लेने हैं मुझसे। मैंने आपको चेक इशू करा, चेक जो है आपने बैंक में लगवाया, आप लोगों ने चेक बैंक में लगाया, बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया, आपने लीगल नोटिस भेजा 30 दिन के अंदर, फिर मेरे को 15 दिन का समय मिला सोचने का, 16वें दिन से 1 महीने के अंदर आपके पास टाइम था कंप्लेंट फाइल करने का, आपने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। अब आपको यहां पे एक बात प्रूव करनी है कि जैसा आप आयुष सर ने जो चेक दिया था वो उधारी चुकाने के लिए लीगली एनफोर्सेबल अपना चुकाने के लिए दिया था, बट कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से आप ये बात प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर। यानी कि जो आपके वकील साहब ने जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करी थी, वहां पे सारी कहानियां लिखी, सब कुछ लिखा, बट ये बात नहीं ढंग से लिख पाए, या फिर आपके द्वारा भी पार्टी जो है यानी कि आप लोग जो कंप्लेनेंट होंगे उनके द्वारा ये प्रूव नहीं कर पाए हो कि ये जो डेब्ट और ये जो लाइबिलिटी है जिसके लिए चेक इशू करा गया है, ये लीगली एनफोर्सेबल आप कर सकते थे। अब ये लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, लीगली एनफोर्सेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा पैसा, ऐसी उधारी, ऐसी लाइबिलिटी जो लीगली तौर पर आप अपना रिकवर कर सको। मान लेते हैं कि अगर मैंने आपके पास से कोई गैमलिंग करी है, मैंने गैमलिंग पे पैसा लगाया है, ठीक है, और वो पैसा मैं हार गया, वो गैमलिंग का पैसा मैं हार गया। अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, मेरे ऊपर उधारी आ गई कि मेरे को आपको पैसे अब चुकाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ही आता है, क्या मेरे से आप ये वाला पैसा उधारी का, ये जो उधारी मेरे ऊपर चढ़ी है गैमलिंग की, जुआ खेलने की, तो क्या ये पैसा मेरे से लीगली एनफोर्सेबल करा सकते हो? लीगली एनफोर्सेबल हो मेरे से ये पैसा रिकवर करने के लिए? नहीं, क्योंकि गैमलिंग अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो क्या ये एनआई एक्ट के अंदर आएगा? अगर मैंने चेक इशू भी कर दिया उधारी चुकाने के लिए, अगर मैं डिसऑनर हो जाता है, तो क्या आप एनआई एक्ट के अंदर मेरे ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी, दैट पर्टिकुलर डेब्ट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द लॉ, बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ में आ गई? तो ये वाला पैसा, तो ऐसे ही इस केस के अंदर जो महिला थी ना, इसके अंदर एक महिला थी, तो वो महिला जो है कंप्लेंट फाइल करती है, 10 लाख रुपए का चेक था, तो वो महिला जो है अपना लीगली एनफोर्सेबल ये बात प्रूव नहीं कर पाई। इसी वजह से पूरे के पूरे केस को यहां पे केरला हाई कोर्ट ने अपना डिसमिस कर दिया, एंड जो एक्यूज था, यानी कि अगर हम अपना एग्जांपल ले, मैं एक्यूज होऊंगा और आप कंप्लेनेंट होंगे, और मेरे को क्या कर दिया? एक्विट कर दिया, एक्विट कर दिया था। तो ये एक छोटे से अपना ग्राउंड, ये लग रहा होगा छोटा सा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अगर मैं ये समझाया तो अब ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आप ये चीज प्रूव नहीं कर पाए तो आपका केस पूरा डिसमिस हो जाएगा। अब मैं आपको कानून के अंदर भी ये बात बता देता हूं कि सर ये कानून में लिखी कहां है। चैप्टर नंबर 17 आता है हमारा एनआई एक्ट का, जो 138 के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि डिसऑनर ऑफ द चेक अगर होता है इनसफिशिएंसी
फंड इन दी अकाउंट, भाई मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, जब तो डिसऑनर होगा। हालांकि मैं आगे चल के अगर आप चाहते हो एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं तब भी डिसऑनर हो जाता है चेक, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसके रिगार्डिंग टॉपिक तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता रखी है। फाइन यहाँ पे कितना, 2 साल की सजा, और फाइन जो है वो ट्वाइस मिलेगा या फिर दोनों लग सकता है। अब ये जो लीगली एनफोर्सेबल वाली बात है ना, ये बहुत छुपी हुई लिखी हुई है, ये ध्यान से रखना। यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने 2024 में इस बात को लिखा कि ये जो डेप्ट है और ये जो लाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट, ठीक है। ये प्रूव करना आपको कोर्ट में बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये चीज प्रूव नहीं करी है तो सॉरी, आपका पूरा का पूरा कंप्लेंट डिसमिस मानी जाएगी और जो पैसा आपको रिकवर करना है भूल जाओ, ठीक है। बाकी और भी रेमेडीज होती है। अगर मान लेते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपने मेरे खिलाफ 138 का सूट फाइल नहीं करा, केस फाइल नहीं करा, कंप्लेंट, सूट नहीं बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। तो कंप्लेंट फाइल नहीं करी तो ऐसे केस में अब आपके पास क्या अधिकार है, कोई बात नहीं, तब आप सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर सकते हो मेरे खिलाफ में, ठीक है। चलो, तो ये हमारा मुद्दा था और मैं जजमेंट के अंदर भी ये बात लिख के बता देता हूं, कहीं आप सोचो कि सर या आप तो दूसरा जजमेंट दिखा रहे हो, बता कुछ और रहे हो, ठीक है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है कि देखो, द ट्रायल कोर्ट हेल्ड दैट द बर्डन इज शिफ्टेड टू द कंप्लेनेंट टू प्रूव एक्सप्लेट पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने पॉइंट को, आधार को जो आपने मेंशन करा है, जो इशू के तौर पे यहाँ पे फ्रेम करा गया है कि क्या ये जो डेप्ट और लायबिलिटी लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं, इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट, ये आपको प्रूव करना था। एंड दैट द चेक वाज ट्रांसफर्ड टू द कंसिडरेशन, द ट्रायल कोर्ट ने ये हेल्ड करा, ये जो कंप्लेंट है कुड नॉट प्रूव दैट द चेक वाज इशूड इन द डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट। ये ग्राउंड की वजह से पूरा का पूरा अपना केस जो है केरला हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आपको पूरी की पूरी जानकारी मेरे द्वारा एनआई एक्ट के रिगार्डिंग, चेक बाउंसिंग के केसेस के रिगार्डिंग जो दी गई आपको प्रैक्टिकली तौर पे, लीगली तौर पे, लॉजिकल के तौर पे समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड आप में से अगर व्यूअर्स वो हैं जो अपने लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब नए कानून आ गए हैं, आने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से, तो हम जो है नए कानून का बैच भी लेकर आएंगे। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अपडेट रहना, और सारे के सारे आपको कानून पढ़ाए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जब कोई जुडिशियल एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती है तो वहां पे हम अपना क्रैश कोर्स भी लेकर आते हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, एसएलजी लॉ क्लासेस, वहां पे आपको पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन के तौर पे भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिस मत करना, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो लोग बैचेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अभी करंटली हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फैमिली लॉ का, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।